नमस्कार बच्चों, अरिहंत क्लासेज की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं भाषा और बोली में क्या अंतर है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा था व्याकरण किसे कहते हैं, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण में 3 अंग बताए थे मैंने, वर्ण, शब्द और वाक्य। उसके बाद में हम लोगों ने लिपि के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग वर्णमाला के ऊपर चर्चा करेंगे। वर्णमाला भी हम लोगों ने शुरू कर दी थी, जिसके अंदर हमने स्वर और स्वरों के भेद के बारे में पढ़ा था। अगर आप लोगों ने वो पहले वाले वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार ज़रूर से उन वीडियो को देख लीजिए। बच्चों, जब तक आप लोग सभी वीडियो को क्रम से नहीं देखेंगे आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आने वाली है। इसलिए आप बिल्कुल सीक्वेंस से पहले उन पे सभी के ऊपर नाम लिखा हुआ है, लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड, इस तरह से आपके पास आ रहे हैं। उनको आप क्रम से देखते हुए जाएं और कमेंट भी जरूर करें। आप अपने नाम के साथ कमेंट कर दीजिए ताकि हमें मालूम चल जाए कि किस स्टूडेंट ने वीडियो देखे हैं और किसने नहीं देखे हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को। हम बात कर रहे थे वर्णमाला के ऊपर। किसके बात कर रहे थे? वर्णमाला के ऊपर बात कर रहे थे। वर्णमाला को हमने अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे 3 भागों में बांटा था, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, जिसमें स्वरों के बारे में बात कर रहे। तो लेकिन आज हम लोग जो है वर्णमाला के अंदर किसकी बात करेंगे? वर्ण के भेद। वर्ण के भेद। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं बच्चों? 2 भेद होते हैं, जिसमें 1 नंबर पर जो होता है वे होते हैं स्वर। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और दूसरे साइड में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन। आज हम स्वर और व्यंजन दोनों के बारे में वो सारी बातें जानेंगे जो आगे की क्लासों में या इस 9th क्लास में या इस क्लास में हमको काम आने वाली हैं। तो देखिए, स्वर कितने होते हैं बच्चों? स्वरों की संख्या 11 होती है। और जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन 33 होते हैं। तो इस तरह से जो टोटल वर्ण है हमारे वो कितने होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। चलिए हम पहले स्वर के बारे में कहते हैं कि जो स्वर हैं इनका उच्चारण जो होगा बच्चों, स्वरों का जो उच्चारण है वे स्वतंत्र रूप से होता है। कैसे होता है? स्वतंत्र होता है। स्वरों का जो उच्चारण है वह स्वतंत्र होता है, ठीक है। और व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है, नहीं होता है। यानी कि जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, अर्थात स्वरों को बोलने में किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जबकि हम जो व्यंजन होते हैं, व्यंजनों को बोलने में या व्यंजन का उच्चारण करने में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यानी कि व्यंजन जो वर्ण होते हैं इन्हें बोलने में, व्यंजन वर्णों को बोलने में, यानी कि व्यंजन वर्णों को बोलने में, व्यंजन वर्णों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है, ली जाती है। तो ये 2 चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा कि स्वर और व्यंजन में अंतर क्या है। स्वर जो है इनका उच्चारण करने में किसी भी व्यंजन की या किसी भी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जो व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। व्यंजनों को बोलने में स्वरों की सहायता ली जाती है। तो देखिए, यहाँ पर हम 11 स्वरों की बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए ये 11 स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, फिर होती है दीर्घ ई, फिर उ, दीर्घ उ, इसके बाद में ए, फिर होता है आई, फिर होता है ओ, और इसके बाद होता है ये औ। इस तरह से ये 11 स्वर होते हैं। फिर इनके बारे में हम लोगों ने देखिए इस ढंग से पढ़ा था
कि इनकी जो मात्राएं हैं, इनकी मात्राओं के बारे में भी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है बच्चों। अगर आप लोग सभी स्वरों की मात्राओं के बारे में जान गए तो आपके पास जो भी अशुद्धियां हैं, यानी कि जिन चीज़ों से आप अशुद्ध लिखते हो वो चीज़ें दूर हो जाएंगी। तो देखिए ए की कोई भी मात्रा नहीं होती है, ये आ की मात्रा है, ये लघु ई, ये दीर्घ ई, ये ऊ, ये दीर्घ ऊ, ठीक है। इसके बाद में जो आता है बच्चों, यहाँ ऊ के बाद में क्या आता है, री, फिर ए और ये फिर आई। तो यहाँ ये री की मात्रा, फिर ए की, फिर आई की, ये ओ की और ये औ की मात्रा होती है। इस ढंग से हम लोग बात करेंगे इनके मात्राओं की। तो ये क्या है, इनकी मात्राएं हैं। तो ये सब बातें मैंने आप लोगों को जो पहले वाला वीडियो उसके अंदर ये चीज़ें समझाई थी, वो वीडियो भी आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो यहाँ स्वर कितने भेद होते हैं, स्वरों के दो भेद होते हैं, एक लघु स्वर होते हैं और एक दीर्घ स्वर होते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो व्यंजन वर्णों पर बात करने वाले हैं कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 33 होते हैं। व्यंजन कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, तो व्यंजन वर्णों के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि व्यंजन के भेद। अगर हम बात करें, यहां नोट कर लेते हैं, देखिए बच्चों, व्यंजन वर्णों के भेद, क्या बात कर रहे हैं, व्यंजन के भेद। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो व्यंजन वर्णों के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं बच्चों, 3 भेद होते हैं। अब ये 3 भेद कौन कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हम बात करेंगे स्पर्श व्यंजन की। ये जो स्पर्श व्यंजन है इसी को हम बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन। अब देखिए बच्चों, इसके 2 नाम हैं, एक स्पर्श व्यंजन और एक वर्गीय व्यंजन। इन दोनों की परिभाषा भी समझने की कोशिश करिए कि इन्हें वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है। तो देखिए, वर्गीय व्यंजन कहने का कारण क्या है कि ये जो स्पर्श व्यंजन है इसमें 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग होते हैं, कौन कौन से, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। यानी कि कै, चै, टै, तै और पै, कै, चै, टै, तै, पै, ऐसे 5 वर्ग होते हैं और एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और टोटल जो वर्ण होते हैं वो 25 वर्ण होते हैं। इसी वजह से इन्हें वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। अब ये जो वर्गीय व्यंजन है बच्चों, इसके बाद में एक दूसरा नाम है इसका स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि इन व्यंजन वर्णों को बोलते समय जो श्वास वायु है वो मुख के किसी ना किसी अंग को स्पर्श करती है। अब बात क्या हुई भाई, अंगों से क्या मतलब है, देखिए हमारा जो मुख है, यहां मैं आपको समझा देता हूं कि मुख जो है, उस मुख के अंदर ये जो 44 वर्ण हैं, इनको उच्चारण करने के लिए एक निश्चित स्थान है, ठीक है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, उच्चारण स्थान के नाम से जानते हैं। अब ये उच्चारण स्थान कितने होते हैं, 6 होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। उच्चारण के स्थान कितने होते हैं, 6 होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझने की कोशिश करें कि मुख के अंदर वर्णों को उच्चारण करने वाले स्थान हैं, कितने हैं, 6, जिनसे वर्णों का क्या होता है, उच्चारण होता है, उनको हम उच्चारण स्थान कहते हैं। तो ये जो परिभाषा बन रही है वो इसीलिए बन रही है कि जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु मुख के किसी ना किसी अंग को स्पर्श करती है, जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु मुख के किसी ना किसी अंग को स्पर्श करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। देखिए मैं परिभाषा लिख देता हूं, जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु मुख के किसी ना
किसी अंग को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हुई, ये इसकी क्या हुई बच्चों, यहां से ये इसकी परिभाषा हुई कि जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु मुख के किसी न किसी अंग को स्पर्श करती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखिए इसमें पांचों वर्ग समझने की कोशिश करो। सबसे पहले कौन सा होता है, कै वर्ग, फिर उसके बाद में होता है चै वर्ग, फिर उसके बाद में कै चै टे टे वर्ग होता है, और टे वर्ग के बाद में कौन सा होता है, तय वर्ग, ठीक है, और तय वर्ग के बाद में होता है पै वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं, कै चै टे ते पे, कै चै टे ते पे, ये 5 वर्ग होते हैं। इन वर्गों को आप लोगों को याद करना है, क्रम से याद करना है, तभी आप लोग सीख पाएंगे कि शुद्ध तरीके से कैसे लिखें। देखिए कै चै टे ते और पे, यहां आपको एक तो क्रम से याद करना है, दूसरा आपको यह भी सीखना है कि इनको लिखने का सही तरीका क्या है। इन चीजों को सीखकर ही आप लोग अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं। तो देखिए हम पढ़ते हैं कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, कै चै टे, कौन से होते हैं, कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कै के बाद क्या आता है बच्चों, खे, फिर क्या आता है गे, फिर क्या आता है घे, और फिर क्या आता है गे। इसी तरह से चै वर्ग में चै, चै के बाद क्या आता है क्षय, फिर क्या आता है जय, फिर क्या आता है झय, और फिर आता है ये। ऐसी टे वर्ग में टे, टे के बाद आएगा ठे, फिर आएगा डे, और फिर आएगा ढे, और फिर आएगा णे। ऐसी तय वर्ग के अंदर तय, तय के बाद क्या आता है थे, फिर द, और फिर इसके बाद में आता है ध, और फिर आता है न। ऐसी पै वर्ग में पै, पै के बाद आएगा फ, फिर आएगा बै, और फिर आएगा भै, और फिर आएगा मैं। इस तरह से ये 25 वर्ण हो जाते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये सभी के सभी हलंत हैं। इसका मतलब ये है कि अभी इनके अंदर स्वर नहीं मिले हुए, यानी इन्हें बोलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, स्वर की आवश्यकता होती है। जिन व्यंजन वर्णों को बोलने में स्वरों की आवश्यकता होती है वही हमारे क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता ली जाती है वो व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन हो गया, सबसे पहले स्पर्श व्यंजन, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा होता है अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरे नंबर पर कौन सा होता है ऊष्म व्यंजन। तो हम यहां पर स्पर्श व्यंजन पढ़ रहे हैं। यहां 5 वर्ग हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। इसे याद करने का तरीका ये भी है कि आप लोग इसे एक सीक्वेंस में कु चू टू तू पू, ये संस्कृत के एक श्लोक है, उसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कु चू टू तू पू, यानी कि कै चे टे ते पे, ऐसे भी याद कर लीजिए। कु चू टू तू पू, कै चे टे ते पे, कु चू टू तू पू। ऐसे बार बार अगर आप इसको ध्यान में लाएंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएगी। कै चे टे ते पे, क्या बोलेंगे, कै चे टे ते पे, ठीक है। तो वर्ग के प्रथम वर्ण कौन कौन से हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण कौन कौन से हैं। तो वर्ग के प्रथम वर्ण है कै चे टे ते पे, सभी वर्गों के प्रथम वर्ण। तो वर्ग कितने, 5। इन 5 वर्गों के प्रथम वर्ण कौन से होंगे, कै चे टे ते और पे। वर्ग के दूसरे वर्ण कौन से होंगे, सभी वर्गों में दूसरे वर्ण कौन से होंगे, खे, क्षय, ठे, थे और फे, खे, छे, ठे, थे, फे। ऐसी वर्ग के तीसरे वर्ण कौन से होंगे, गे, जे, डे, दे, बे, गे, जे, डे, दे, बे। ऐसी वर्ग के चौथे वर्ण कौन से होंगे बच्चों, घे, झे, ढे, धे, भे, घे, झे, डे, दे, बे। ऐसे वर्ग के पंचम वर्ण कौन से होंगे,
इंगे, ये, न और मैं। ध्यान से उच्चारण करिए। हम लोग जब छोटी क्लासों में होते हैं तो हमको पढ़ाते हैं क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घड़ी, अणे खाली। हम 3 अणे खाली हैं, लेकिन हम अब बड़ी क्लास में हैं। अणे खाली से काम चलने वाला नहीं है, इनका शुद्ध उच्चारण करना आपको आना चाहिए। तो देखिए इसे कैसे बोलते हैं, इंगे, यानी कि आधा न और गे, आधा न और गे, इंगे। कैसे बोलते हैं, इंगे। ये जितने भी पंचम वर्ण हैं इनको क्या बोला जाता है, पंचम वर्ण। तो इसको बोलेंगे इंगे, इसको बोलेंगे इये, अंजे, इये, अंजे, णे, णे, अणे नहीं, णे, णे। ठीक है, ऐसे क्या होगा, न और मैं। तो ये जो पंचम वर्ण है इनको किस नाम से जाना जाता है सभी को, इन्हें हम बोलते हैं बच्चों अनुनासिक। क्या बोलते हैं, अनुनासिक या फिर नासिके वर्ण। अनुनासिक या नासिके वर्ण अर्थात ऐसे व्यंजन वर्ण जिनको बोलते समय श्वास वायु नाक से निकलती है, उसे हम कहते हैं अनुनासिक या नासिके व्यंजन वर्ण। तो बच्चों आप लोग इसे पूरी टेबल को इसी ढंग से याद करेंगे। क वर्ग, क वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ, ङ। क, ख, ग, घ, ङ। ऐसे च वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, च, छ, ज, झ, ञ। च, छ, ज, झ, ञ। ऐसे ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण होते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण। ऐसे त वर्ग में कौन से होंगे, त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। अगर मैं आपसे इस तरह से याद करवाने के लिए कहूं तो भी आपको याद होने चाहिए। जैसे ही बोलो, बताओ, बोलो वर्ग के प्रथम वर्ण बताओ, तो वर्ग के प्रथम वर्ण क्या बोलोगे, क, च, ट, त, प। क्या बोलोगे, क, च, ट, त, प। वर्ग के दूसरे वर्ण बताओ, तो दूसरा वर्ण कैसे बोलेंगे, ख, छ, ठ, थ, प। क्या बोलेंगे, ख, छ, ठ, थ, प। वर्ग का तीसरा वर्ण बताओ, तो वर्ग के तीसरे वर्ण कौन से होंगे, ग, ज, ड, द, ब। क्या बोलेंगे, ग, ज, ड, द, ब। ऐसे वर्ग के प्रथम चतुर्थ वर्ण कौन से होंगे, घ, झ, ढ, ध, भ। घ, झ, ढ, ध, भ। और वर्ग के पंचम वर्ण ङे, ञ, ण, न, म। इस तरह से आप लोगों को ये पूरी टेबल याद करनी है। चलिए आगे हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पर है बच्चों जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। क्या है, अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या है, इसमें जो शब्द है अंतः, अंतः जो शब्द है इसका मतलब होता है बच्चों अंदर की ओर। अंतः शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है, अंदर की ओर। अर्थात जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु मुख के अंदर की ओर प्रवेश करती है उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो ध्यान से समझिए बच्चों, जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु मुख के अंदर की ओर प्रवेश करती है उन्हें अंतःस्थ वर्ण कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा होगी कि जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु मुख के अंदर की ओर प्रवेश करती है उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है बच्चों, य, व, र, ल। ये 4 जो है व्यंजन वर्ण होते हैं, य, व, र, ल। अब देखिए एक चीज और ध्यान समझिए, आपको किताबों में
व्याकरण की जो बुक होगी वहां पर इसका जो क्रम दिया गया होगा वो दिया गया होगा य, रे, ले और वे, य, रे, ले, वे। किंतु इसका जो सही सीक्वेंस है, सही जो क्रम है वो यही है य, वे, रे, ले। तो आप लोग इसको सही क्रम में याद कर लेंगे, य, वे, रे, ले, अंत्यस्थ व्यंजन। ठीक है, यहां स्पर्श व्यंजनों का क्रम, यहां अंत्यस्थ व्यंजन। तीसरे नंबर पर ध्यान से सुनो बच्चों, तीसरे नंबर पर है ऊष्म व्यंजन। क्या है? ऊष्म व्यंजन। अब ये ऊष्म का मतलब ही क्या होता है? गर्म। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गर्म। अर्थात जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय, जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु गर्म वाष्प के रूप में, गर्म हवा के रूप में मुख से बाहर निकलती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन। उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ध्यान सुनिए, जिन व्यंजन वर्णों को, जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु गर्म वाष्प के रूप में, गर्म वाष्प के रूप में मुख से निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब ध्यान सुनो बच्चों, ये इसकी परिभाषा होगी कि जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु गर्म वाष्प के रूप में मुख से बाहर निकलती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, जिसमें सबसे पहले श, से और ये है। ये कितने होते हैं? 4। और ये भी कितने होते हैं? 4। तो 4 ये और 4 ये, टोटल कितने हो गए? 8। 8 और ये 25, ये कितने होते हैं? 25। तो टोटल कितने हो गए? 33। यानी कि हमारे जो व्यंजन हैं वो व्यंजन कितने हैं? 33। समझ में आया बच्चों? व्यंजन 33 हैं। और कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु मुख के किसी ना किसी अंग को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन किसको कहते हैं? जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु मुख के अंदर की ओर प्रवेश करती है, उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजन, जिन व्यंजन वर्णों को बोलते समय श्वास वायु गर्म वाष्प के रूप में, गर्म हवा के रूप में निकलती है, उन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। तो यहां हम लोग स्वर और व्यंजन दोनों के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब वर्णमाला के तीसरे पार्ट की बात करते हैं। और जो तीसरा पार्ट है जिसका नाम है अयोगवाह। क्या नाम है बच्चों? अयोगवाह। अब अयोगवाह क्या है उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। यहां मैं आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए, तीसरे नंबर की जो बात करेंगे वो क्या है? अयोगवाह। अयोगवाह। ये अयोगवाह यानी कि अयोगवाह, ठीक है, अर्थात जिसका योग ना हो सके। उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है बिना, रहित, योग रहित। अर्थात ऐसे व्यंजन वर्ण, ध्यान से सुन लेना, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका योग ना होता हो, जिनका योग ना होता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह। उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। और ये 2 होते हैं बच्चों, एक तो होता है ये अंग है और एक यह होता है विसर्ग वाला है। तो अब यह देखिए, इसके एक तो हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार के बारे में और एक ये हो गया इसका विसर्ग। एक क्या हो गया? ये विसर्ग हो गया। तो कुल मिलाकर ये 2 चीजें हैं, यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक हम किसकी बात कर रहे हैं? अनुस्वार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अनुस्वार की। और एक किसकी बात कर रहे हैं? विसर्ग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? विसर्ग। तो ये 2 ऐसे व्यंजन वर्ण हैं जो जुड़ते नहीं है, योग नहीं होता है। इसी कारण से इनका नाम क्या रखा गया है बच्चों? अयोगवाह। क्या रखा गया है? अयोगवाह। तो ध्यान दीजिए, स्वर किसको कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, अर्थात जिन
वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर। व्यंजन किसको कहते हैं? ऐसे व्यंजन वर्ण, ऐसे वर्ण जिनको बोलने में किसी ना किसी स्वर की सहायता ली जाती है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और अयोगवाह किसको कहते हैं? कि ऐसे वर्ण जिनका योग नहीं होता है, ऐसे वर्ण जिनका योग नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझिए, लगातार आप लोगों को ये वीडियो मिल रहे हैं, लेकिन एक शिकायत है कि आप लोग कमेंट करके अपना नाम नहीं बता पा रहे हो। बच्चों ये आदत डाल लीजिए, जो वीडियो आप देख रहे हो उसके कमेंट बॉक्स में जाकर अपना नाम, यस सर मैंने ये वीडियो देखा है, इस तरह से आप लोग जरूर बता दिएगा, ताकि हमें मालूम चल जाए कौन कौन से स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और किस स्टूडेंट ने इसे नहीं देखा है। क्योंकि अरिहंत क्लासेज अपने 9th क्लास के स्टूडेंटों के लिए बिल्कुल रेगुलर लगातार वीडियो प्रोवाइड करवा रही है, ताकि उनका जो बेस है, बेसिक बातें हैं, वो इस समय वो सीख जाए, और जब विद्यालय आरंभ होगा तो आप लोगों को पढ़ने में बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो आज छुट्टी मनाकर अपने घरों में मस्ती कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे कुछ स्टूडेंट भी हैं जो अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक हैं, जिन्होंने तय कर लिया है अभी से कि हमें 9th की तैयारी इस ढंग से करनी है कि ताकि हमें 10th बोर्ड की क्लास में और 12th बोर्ड की क्लास में किसी तरह की भी समस्या का सामना ना करना पड़े। इसलिए मेरा ये आग्रह है आप लोगों से कि जब वीडियो आपके पास आ रहा है, जो समय आपको बताया जाता है, उससे पहले ही आप वीडियो देखने के लिए रेडी रहें, तैयार रहें, अपनी पेन, कॉपी, रजिस्टर जो भी है वो तैयार रखें, और वीडियो को ध्यान से सुन करके उसमें जो बातें बताई जा रही है उन्हें आप लोग नोट करें, सीखने की कोशिश करें, तो आप लोगों को कुछ ना कुछ बातें नई सीखने को मिलेंगी। सामान्य तौर पर क्लास जब चलती है वहाँ पर टीचर इतने विस्तार से बातें नहीं करता है, वहाँ केवल वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करता है। किंतु इस समय इन वीडियो में आप लोगों को सिलेबस से बाहर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश की जा रही है, ताकि आपकी पिछली क्लासों में जो बातें आपने सीखी थी, जो आप मिस कर चुके हो, उन चीज़ों को वापस से सीख सकें। इसलिए आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए कि कौन कौन स्टूडेंट है जो वीडियो को देख रहा है। थैंक यू।